नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस ने दिया अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस। टीएमसी को छोड़ 118 सांसदों ने किए हस्ताक्षर। ओम बिरला का अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर फैसला होने तक सदन में न जाने का निर्णय। प्रक्रिया के तहत चेयर पर नहीं बैठते स्पीकर। पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब पर राहुल गांधी का बयान। कहा, सेना प्रमुख झूठ नहीं बोलेंगे। निशिकांत दुबे ने की राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग। जनरल नरवणे ने एक्स पर रिपोस्ट किया पेंगुइन का बयान। भारत के साथ ट्रेड डील पर अमेरिका ने जारी किया फैक्ट शीट। भारत डिजिटल सर्विस टैक्स हटाने पर हुआ सहमत। अमेरिका से दाल इंपोर्ट भी होगा सस्ता। सरकार ने डी फेक और एआई कंटेंट पर जारी किए नए नियम। कंपनियों को करनी होगी कंटेंट की अनिवार्य लेबलिंग। शिकायत मिलने के 3 घंटे के अंदर कंटेंट को हटाना होगा। बार बार गलत इस्तेमाल करने वालों के ऊपर होगी कार्रवाई। ट्रंप ने ट्रेन में आरएसी टिकट का कंफर्म नहीं होने पर आधे रिफंड पर विचार। सूत्रों के मुताबिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सुझाव पर मंत्रालय में विचार विमर्श जारी। पीएससी की रिपोर्ट के मुताबिक आरएसी टिकट पर पूरा किराया वसूलना गलत। सोने ने इक्विटी को छोड़ा पीछे। गोल्ड ईटीएफ में हुआ इक्विटी से ज्यादा निवेश। एएमएफआई के मुताबिक जनवरी में इक्विटी में निवेश 14% घटा, तो वहीं गोल्ड ईटीएफ में निवेश बढ़कर हुआ 2 गुना। दिसंबर के बराबर 31,000 करोड़ रहा एसआईपी का नंबर। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन दायरे में बाजार। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रही खरीदारी। निफ्टी बैंक की फ्लैट क्लोजिंग। कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों में खरीदारी। सरकार ने डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने कंटेंट पर नए नियम जारी किए हैं। डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं असीम मनचंदा। बताएं असीम, क्या कहते हैं नए नियम? डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने कंटेंट का चलन काफी तेजी से बढ़ा है। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था। इसके साथ साथ दूसरे भी ऐसे वीडियो हैं जिसमें अमिताभ बच्चन या फिर किसी दूसरे बड़े सेलिब्रिटी के नाम का इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। तो इसके लिए अक्टूबर में जो आईटी मंत्रालय उसने कुछ ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की थी। अब उन ड्राफ्ट गाइडलाइंस को सरकार ने फाइनल कर दिया है। जितनी भी सोशल मीडिया कंपनियां हैं, व्हाट्सएप मैसेजिंग एप्स हैं, उनको इन गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो कंटेंट है उसकी लेबलिंग करनी पड़ेगी और कोई अगर इस बात की शिकायत करता है तो उसके अंदर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करनी पड़ेगी। वो वीडियो उनको हटाना पड़ेगा। इसके साथ साथ और भी कई नियम इसके अंदर जारी किए गए हैं। सबसे पहले ये कहा कि जो भी कंपनियां हैं, जो सोशल मीडिया कंपनियां या मैसेजिंग एप्स हैं, उनको अपने यहाँ पर एआई डिटेक्शन टूल लगाने पड़ेंगे, फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे। और जब भी कोई व्यक्ति हो सकता है कि बार बार ऐसा काम करे, बार बार उस वीडियो को अपलोड करे, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई सोशल मीडिया को कंपनियों को करनी पड़ेगी। उसका जो अकाउंट है उसको ब्लॉक करना पड़ेगा, उसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ये नए नियम बन करके तैयार हो गए और आज से ही इनको सरकार ने लागू कर दिया है। शुक्रिया असीम। बढ़ते हैं आगे। अपने एआई प्लेटफॉर्म क्लाउड कोवर्क के जरिए दुनिया भर में खलबली मचाने वाली अमेरिकी एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक एक बार फिर से चर्चा में है। कंपनी के सेफगार्ड हेड मृणांक शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। डिटेल के साथ रोहन सिंह है हमारे साथ। रोहन, बताएं पूरी बात। जी, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये इस्तीफ़ा, क्योंकि ये पहला इस्तीफ़ा नहीं है। इसी कंपनी की बात करें तो हफ्ते भर में 4 बड़े इस्तीफ़े हो चुके हैं और जो सवाल उठाए हैं मृणांक ने अपनी चिट्ठी में वो काफ़ी गंभीर हैं। उन्होंने एआई कंपनियों के अंदर जिस तरीके से रेवेन्यू का जो प्रेशर है उसकी बात कही। उन्होंने मूल्यों से जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ होता है उसके बारे में कहा। उन्होंने ये कहा कि हम एक ऐसे मोड़ पे हैं जहाँ ताकत तो बढ़ी है लेकिन समझ उतनी नहीं बढ़ी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एआई
एआई कंपनियों के अंदर मूल्यों के साथ अपने फैसलों को लेना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि मृणांक ने अपने कंपनी के अंदर एंथ्रोपिक के अंदर कई सारे सिस्टम्स बनाए थे। उन्होंने एआई साइकोफेंसी के खिलाफ काम किया था, एआई बायोटेररिज्म का जोखिम घटाने पर काम किया था, लेकिन अब उनका इस्तीफा एक वक्त पे आता है और जो क्रिप्टिक लेटर लिखा है उन्होंने कई सारे सवाल उठाए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। खासतौर पे इसलिए उन्होंने कहा कि दुनिया संकट में है और सिर्फ तकनीकी सुधार काफ़ी नहीं है चीज़ों को से जो है निपटने के लिए। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि अब जो आगे का रास्ता है वो पोएट्री पढ़ने जा रहे हैं यूके में, लेकिन एआई का रास्ता वो छोड़ने जा रहे हैं। तो एआई को लेके पिछले कुछ समय में कई सारे सवाल उठे हैं और अब ये चिट्ठी कुछ और गंभीर सवाल उठा रही है। शुक्रिया रोहन। पढ़ते हैं आगे काम की खबर। आरएसी टिकट पर सफर यानी आधी सीट लेकिन किराया पूरा, क्या ये सही है? हाल ही में पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने आरएसी के बदले पूरा किराया वसूलने को अनजस्टिफाइड यानी अन्यायपूर्ण करार दिया है और अब सूत्रों से बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि रेलवे पीएसी के इस सुझाव पर विचार विमर्श कर रही। क्या है पूरी डिटेल, बता रही हैं दीपाली नंदा। तो बिल्कुल रेल में सफर करने वाले यात्रियों के लिए काफी अहम खबर है, क्योंकि आरएसी की बात करें तो अक्सर रेल यात्रियों का सामना इस कैटेगरी से होता है। आरएसी यानी कि रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन, और इस कैटेगरी में अगर टिकट कंफर्म नहीं होता है तो एक ही सीट पर दो यात्री बैठकर सफर करते हैं, पूरा किराया देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें जो सीट मिलती है वो आधी मिलती है। इसी स्थिति को पीएसी यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी ने बिल्कुल अनजस्टिफाइड कहा है, अन्यायपूर्ण करार दिया है। और अब इसमें बड़ी जानकारी सूत्रों से हमें यह मिल रही है कि पीएसी की तरफ से जो रिपोर्ट सबमिट कराई गई है संसद के सामने, उस पर रेल मंत्रालय विचार कर रहा है। क्या कुछ कहा गया था इस रिपोर्ट में, एक बार आपको बता देती हूं। सबसे बड़ी बात यही कही थी कि जो आरएसी में अगर टिकट कंफर्म नहीं होता है और एक ही सीट पर बैठकर जो दो यात्री सफर करते हैं, उन दोनों यात्रियों को पार्शियली रिफंड दिया जाना चाहिए। और किस तरह से ये रिफंड यात्री तक समय पर पहुंचे, इसे लेकर बाकायदा एक मैकेनिज्म तैयार करने की सलाह भी पीएसी की तरफ से रेल मंत्रालय को दी गई है। इधर लोकसभा में चल रहे जबरदस्त हंगामे के बीच विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर 118 सांसदों ने दस्तखत किए हैं। ज्यादा डिटेल के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अमित पांडे। बताएं अमित, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को लेकर फिलहाल क्या तैयारी, क्या अपडेट्स हैं? लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का मुद्दा विपक्ष द्वारा तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में विपक्षी सांसदों ने नोटिस दिया है, जिसके बाद मोशन भी लाया जाएगा लोकसभा में। लेकिन अब लोकसभा स्पीकर ऑफिस सूत्रों के मुताबिक जब तक ये मोशन सदन में नहीं लाया जाएगा, जब तक इसकी चर्चा पूरी नहीं होगी, तब तक लोकसभा स्पीकर सदन की कार्रवाई को प्रिसाइड नहीं करेंगे, मतलब अध्यक्षता नहीं करेंगे, ऐसा लोकसभा स्पीकर ऑफिस के सूत्रों का कहना है। तो इसका मतलब साफ है कि जो ये पूरा विवाद है अब एक कदम और ज्यादा आगे बढ़ गया है। कांग्रेस की ओर से ये दावा किया गया है कि तमाम विपक्षी दल के जो सांसद है वो लगातार समर्थन कर रहे हैं और 120 से और ज्यादा जो तादाद है वो बढ़ेगी। और अब ताजा कदम लोकसभा स्पीकर का ये दिखाता है कि अब एक नए मोड़ में ये पूरा प्रकरण पहुंच चुका है। हालांकि सदन की कार्रवाई, बजट पर चर्चा जो कि पिछले कई दिनों से बाधित थी, वो अब आज दोपहर से शुरू हो गई है। अलग अलग वक्ता अपना पक्ष रख रहे हैं लोकसभा में, लेकिन अब स्पीकर जब चेयर पे नहीं होंगे तो उन्होंने इस बात का संकेत दिया है, ये एक इशारा किया है कि उस जो चेयर है उसके प्रति कितना वह सम्मान रखते हैं और अब उस पद की गरिमा के चलते वह सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। इधर राहुल गांधी ने संसद में पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे की किताब को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि जनरल नरवणे ने साल 2023 में खुद ट्वीट करके बताया था कि उनकी किताब उपलब्ध है, जबकि प्रकाशक पेंगुइन इंडिया दावा कर रहा है कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है। राहुल गांधी ने कहा है कि या तो प्रकाशक झूठ बोल रहा है या फिर पूर्व सेना प्रमुख। राहुल गांधी ने कहा कि वो पूर्व सेना प्रमुख नरवणे पर भरोसा करते हैं, प्रकाशक पेंगुइन इंडिया झूठ बोल रहा है। Here is a tweet from Mr. Naravane. ये देख लीजिए प्लीज।
Can you read, sir, please? Manoj Narawane ji. It's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर से पेंगुइन इंडिया के दावे के बहाने राहुल गांधी को निशाने पर लिया। राहुल गांधी जी ने सारी पराकाष्ठा क्रॉस कर दी। जब पब्लिशर कह रहा है कि हमने बुक पब्लिश ही नहीं किया, तो कौन सा बुक आप पब्लिश करके भूख घूम रहे हो? फिर पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर जो है आपने सदन को गुमराह किया। तो मेरा तो लोकसभा स्पीकर से यह आग्रह होगा कि इनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जो लोकतंत्र का मंदिर है, इसको जो है सोरोस के कहने पर जो देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ ये सारे तत्व काम कर रहे हैं, वो सारे तत्वों का जो है खात्मा हो जाए। संसद में हंगामा मचा हुआ है। आवाज अड्डा में भी आज इसी पर संसद के हंगामे पर बहस हो रही है। शाम 7:57 पर निवेशक अब इक्विटी से ज्यादा गोल्ड पसंद कर रहे हैं। कम से कम जनवरी के एमएफ डेटा तो यही तस्वीर दिखा रहे हैं। इतिहास में पहली बार इक्विटी से ज्यादा निवेशकों ने गोल्ड में निवेश किया है। पूरी डिटेल बता रहे हैं आशीष वर्मा। गोल्ड ने किया बोल्ड। इस पे आता हूं, मैं आगे डिटेलिंग करता हूं। पहले सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए नंबर था इस बार का नेट एसेट मैनेजमेंट का, एसेट अंडर मैनेजमेंट का, यानी कि कितना पैसा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मैनेज करती है। वो इसीलिए नजर पे था क्योंकि लास्ट मंथ दिसंबर में गिरा था। इस बार वापस बाउंस बैक और अच्छा खासा 1% से ज्यादा का उछाल मंथ ऑन मंथ कुल एयूएम्स में नजर आएगा। और इसके पीछे रीजन था डेट। लास्ट मंथ में तगड़े आउटफ्लोज हुए थे, मैसिव आउटफ्लोज थे, 1,32,000 करोड़ के। वो ट्रेंड वापस स्टेबलाइज होता हुआ इस बार 75,000 करोड़ रुपए डेट फंड्स में इनफ्लोज आए। इसीलिए, और ये एडजस्टमेंट भी इसीलिए क्योंकि मेरे ख्याल से लास्ट मंथ जो था वो क्वार्टर एंडिंग था, तो हो सकता है कॉर्पोरेट्स ने वो रीएडजस्टमेंट्स प्ले आउट करे हो, कुछ पैसा निकाला हो, इसीलिए इस तरह के समीकरण थे। पर वो एयूएम्स वापस स्वेल कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, जब आजकल म्यूचुअल फंड के मंथली नंबर्स आते हैं तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं एसआईपी इनफ्लोज की। ये गोल्ड स्टैंडर्ड हो गया उन नंबर्स का। इंपॉर्टेंट इसीलिए था क्योंकि दिसंबर मंथ में पहली बार 31,000 करोड़ रुपए के पार वो एसआईपी का मंथली नंबर निकला था। और क्योंकि लास्ट मंथ जिसके आंकड़े आए जनवरी काफी वॉलेटाइल था, एक समय तो अच्छे खासे दबाव में था, तो आज सुबह भी जैसे चर्चा हो रही थी, बड़ा इंपॉर्टेंट था ये नंबर जस का तस बना हुआ है नहीं। और इंटरेस्टिंगली एग्जैक्टली वही 31,000 करोड़ के ऊपर का नंबर इस जनवरी मंथ में भी देखने को मिला है। यह आंकड़ा इंकरेजिंग है। पर इसके आगे की कहानी, इक्विटीज के जो फंड्स हैं उसमें किस तरह के इनफ्लोज, पिछले 2 महीने से लगातार इक्विटीज से पैसा जो इनफ्लोज आ रहे हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं। इस बार जनवरी ओवर दिसंबर कह लीजिए 14% का इक्विटी इनफ्लो और रिड्यूस होता हुआ नजर आया। 24,000 करोड़ रुपए का इन्फ्यूजन, नेट इनफ्लो इक्विटीज में देखने को मिला। इसका फर्दर ब्रेकअप, लार्ज कैप्स, हालांकि क्वांटम साइज छोटा होता है लेकिन जंप तगड़ा है। 28% लार्ज कैप्स में इनफ्लोज बढ़ते हुए नजर आए, क्वांटम बढ़ता हुआ नजर आया मंथ ऑन मंथ। पर इस समय जो स्टार परफॉर्मर बना हुआ है वो है फ्लेक्सी कैप। लास्ट मंथ 10,000 करोड़ रुपए के ऊपर चला गया था इनफ्लो, इस बार 23% का फ्लेक्सी कैप में गिरावट है। ऐसे ही मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स 23% मंथ ऑन मंथ का डिक्लाइन है। तो लार्ज कैप्स में पैसा बढ़ा, इनफ्लोज बढ़े, इनमें इनफ्लोज वीजा वी दिसंबर रिड्यूस होते हुए नजर आए। और हां, गोल्ड ईटीएफ जो फोकस में आए थे लास्ट मंथ, जब 200% का उछाल था, 11,500 करोड़ रुपए के आसपास मंथली गोल्ड ईटीएफ में इनफ्लोज गए थे। उस तगड़े बेस के ऊपर जनवरी में डबल होता हुआ आंकड़ा 24,000 करोड़ के पास या उसके पार पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। मैसिव सर्ज है गोल्ड इनफ्लोज में, ईटीएफ में।
अब बात करते हैं बाजार की। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार दायरे में रहा। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी खरीदारी दिखी। वहीं निफ्टी बैंक की फ्लैट क्लोजिंग हुई है। मार्केट की डिटेल्स बता रही कंचन नौटियाल। तो निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में हमें एक रेंज बाउंड मोमेंटम जो है वो देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर हम बात करें निफ्टी और सेंसेक्स की तो ये इन ग्रीन जाके बंद हुए हैं, बट ऑन द फ्लिप साइड अगर हम बात करें बैंकिंग शेयर्स की तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग जो है वो देखने को मिली है। कल हमने देखा था एक शार्प रन अप देखा गया था, तो आज उससे थोड़ा सा धीमापन हमें देखने को मिला है, जैसे कि आप बोर्ड में भी देख रहे हैं। इसके अलावा बाकी के सेक्टर्स की बात करी जाए तो रियलिटी में आज भी एक अच्छा खासा जो मोमेंटम है बना हुआ था। फाइनेंशियल्स ठीक ठाक काम कर रहे थे। चुनिंदा फाइनेंशियल शेयर्स में इनफैक्ट हमें तेजी देखने को मिली है। ऑटो में एक अच्छा खासा जंप था। काफी सारे ऑटो कंपनीज के नंबर्स जो हैं वो लाइनअप में हैं। उससे पहले ये मोमेंटम बाजार के अंदर देखा गया। अब बात कर ली जाए अगर निफ्टी के बढ़ने वाले स्टॉक्स की तो देखिए इटर्नल यहाँ पे अच्छा खासा गेन। टाटा स्टील, ओएनजीसी और बजाज ऑटो एक शार्प मूव के साथ बंद हुए हैं। फ्लिप साइड की बात करी जाए लूजिंग पॉकेट में तो देखिए एचसीएल टेक, बजाज फाइनेंस, डॉक्टर रेड्डी और श्रीराम फाइनेंस यानी कि कुछ चुनिंदा फाइनेंशियल्स में हमें आज एक दबाव आता हुआ दिखाई दिया है। अब न्यू एज कंपनीज आज काफी ज्यादा बज में बनी हुई थी। न्यू एज के अंदर जो स्विगी की सर्च चार्ज का वेवर है उसको लेके खबरें बनी हुई थी। उसके बाद ये शार्प जंप देखने को मिला है करीबन 7% का। उसी बस से हमें इटर्नल भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट चेंज को लेके भी खबरें आई है और यही नहीं बल्कि जो उन्होंने एआई के साथ अपना कोलैबोरेशन किया है उससे भी ये बस बना हुआ था। और वही रिजल्ट है कि एफएसएन ई कॉमर्स यानी कि नायका में भी एक मूव देखा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑटो सेक्टर की तो देखिए संवर्धना नंबर्स आए, नंबर्स के बाद ये रैली जो है वो देखी गई। एमआरएफ की बात कर ली जाए और बजाज ऑटो या फिर अशोक लेलैंड के कल नंबर आएंगे और नंबर से पहले ये मूव जो है वो देखा गया है। बट ऑल इन ऑल बाजार में एक अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ था। एक रेंज बाउंड हालांकि हम बोल सकते हैं। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। अमेरिका के साथ ट्रेड डील में भारत डिजिटल सर्विस पर टैक्स हटाने पर सहमत हो गया है। भारत के साथ ट्रेड डील पर अमेरिका ने एक फैक्ट शीट जारी करते हुए जानकारी दी है। इस फैक्ट शीट के मुताबिक डील में दाल भी शामिल है। इधर भारत के साथ ट्रेड डील के बाद अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ भी ट्रेड डील का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि इसमें डेयरी, पोल्ट्री और बीफ भी शामिल है। हालांकि अमेरिका ने बांग्लादेश के गारमेंट को विशेष छूट भी दी है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, पहला सवाल तो ये है कि सबसे पहले ये बताएं अमेरिका ने जो फैक्ट शीट जारी किया है उसमें क्या खास बात है? देखिए, ये दरअसल फैक्ट शीट जो यूएस की तरफ से जारी की गई, व्हाइट हाउस की तरफ से, ये पिछले हफ्ते जो ट्रेड डील का ऐलान किया गया था उस ऐलान की बारीकियां निकलकर सामने आई हैं। लेकिन उन बारीकियों में 2-3 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि पिछली बार जब ज्वाइंट स्टेटमेंट साझा बयान जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्विसेज होते हैं उस पर दोनों देश आपस में जो बैरियर हैं, जो पाबंदियाँ हैं, उनको हटाने या घटाने पर सहमत हुए। लेकिन किस तरह से घटाया जाएगा, किस तरह से हटाया जाएगा उसका जिक्र नहीं था। लेकिन अब जो फैक्ट शीट जारी किया गया उसमें साफ तौर से कहा गया है, जो व्हाइट हाउस ने जारी किया है, वो कहा गया कि भारत जो डिजिटल सर्विस टैक्स लगाते हैं, डिजिटल टैक्स लगाते हैं, वो डिजिटल टैक्स हटाने पर सहमत हो गया है। डिजिटल टैक्स बता दूं, फेसबुक ऐड होते हैं, गूगल के ऐड होते हैं, जो अमेजन, फ्लिपकार्ट की कई सारी सर्विसेज इसके दौरान आते हैं। यानी उनके ऑफिस यहाँ पे कंपनियों को नहीं होते हैं, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए वो भारत से कमाई करते हैं, तो उस पर भारत सरकार टैक्स लगाती है। तो इसको भारत सरकार टैक्स नहीं लगाएगी, इस बात पर सहमत हुआ है। ये ज्वाइंट स्टेटमेंट के बाद फैक्ट शीट में ये बात कही गई है। बता दूं कि मामला काफ़ी पेचीदा था। WTO में ये मामला काफ़ी दिनों से लंबित पड़ा हुआ था। लगातार यूएस दबाव डाल रहा था, भारत अड़ा हुआ था, लेकिन अब इस ट्रेड डील में इसको शामिल कर लिया गया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है एग्रीकल्चर में कौन कौन से प्रोडक्ट होंगे, उसका खुलासा अलग अलग प्रोडक्ट को लेकर हुआ था, लेकिन दाल इसमें शामिल नहीं था, अब तक ऐसा लग रहा था। लेकिन ये जो फैक्ट शीट जारी किया गया उसमें कहा गया कि दाल भी इसमें शामिल है। यानी अमेरिका से जो भी दाल भारत आएगा, भारत उसमें ड्यूटी में विशेष रियायत देगा या ड्यूटी हटा देगा। ये साफ नहीं रियायत देगा या ड्यूटी हटा देगा, तो लेकिन दाल भी इसमें शामिल है। हालांकि बता दूं कि भारत में डिमांड सप्लाई का एक अंतर होता है, तो भारत दाल का इंपोर्ट करता है, कहीं पे 10% तो कहीं पे 30% तक ड्यूटी यहाँ पे लगती है। अमेरिका से दाल होगा, ये इसमें शामिल कर लिया गया। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है वो इसमें भी कहा गया इस फैक्ट शीट में कि आगे चलकर दोनों देश इस ट्रेड डील से और
बड़ा डील करने के लिए काम करेंगे। अगले कुछ हफ्तों में ये जो फ्रेमवर्क है इसको लागू करने की कोशिश करेंगे और दोनों देशों के बीच साझेदारी का रास्ता और बुलंद करेंगे, इस फैक्ट शीट में कहा गया है। और लक्ष्मण जी, जो बांग्लादेश के साथ अमेरिका ने डील की है उसमें क्या खास बात है, खास करके अगर भारत के नज़रिए से समझना चाहें तो? देखिए, इसमें 3 बातें काफ़ी महत्वपूर्ण है। दरअसल जो बीती रात बांग्लादेश के साथ यूएस ने ट्रेड डील किया, उसमें पहली बात तो ये कि औसत टैरिफ यानी औसत ड्यूटी अमेरिका कितना लगाएगा बांग्लादेश से इंपोर्ट होने वाले सामानों पर, तो ड्यूटी की दर है 19%। ये 19% इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के लिए ड्यूटी की दर 18% ही थी, यानी भारत से 1% ज़्यादा ड्यूटी लगाएगा बांग्लादेश के सामान पर यूएस ने। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि लगातार भारत पर यूएस दबाव डाल रहा था नेगोशिएशन के दौरान कि पोल्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट, इन सब की छूट दीजिए, लेकिन भारत अड़ा रहा, रेड लाइन जिसको बार बार कहा जाता रहा, और अंततः जब डील हुई अमेरिका के साथ तो इस डेयरी प्रोडक्ट या फिर पोल्ट्री पर भारत ने किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी। लेकिन ये छूट यूएस बांग्लादेश के साथ लेने में कामयाब हो गया। बांग्लादेश के साथ जो ट्रेड डील किया है यूएस ने, उसमें इन सारी चीज़ों को शामिल किया गया। अमेरिका के जो डेयरी प्रोडक्ट आएंगे, अमेरिका के जो पोल्ट्री प्रोडक्ट आएंगे, जो बीफ आएगा, उन सब पर बांग्लादेश विशेष तौर पर रियायत देगा जब ये अमेरिका से आएगा। तो ये इस ट्रेड डील का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बांग्लादेश और यूएस का। एक तीसरी चीज, बांग्लादेश के साथ ट्रेड डील में एक महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि टेक्सटाइल या अप्रैल यानी गारमेंट जब आएगा बांग्लादेश से, तो अमेरिका कुछ तय मात्रा में अप्रैल और टेक्सटाइल पर ड्यूटी लगाएगा ही नहीं, 0 ड्यूटी रखेगा। और ये कितनी मात्रा तय होगी वो इस बात पर निर्भर करेगा कि बांग्लादेश अमेरिका से कितना ज़्यादा मैन मेड फाइबर या फिर टेक्सटाइल खरीदता है, लेकिन एक तय मात्रा में जो जाएगा बांग्लादेश से उस पर ड्यूटी नहीं लगेगा। इसलिए थोड़ा सी चिंता की बात है, क्योंकि बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है टेक्सटाइल और गारमेंट के मामले में, और हमारे जो टेक्सटाइल गारमेंट के एक्सपोर्टर हैं उनको एक चुनौती मिल सकती है इन शर्तों की वजह से। हालांकि अभी और डिटेल आना बाकी है। शुक्रिया लक्ष्मण जी। बढ़ते हैं आगे। इंडियन डेयरी एसोसिएशन ने भारत और अमेरिका ट्रेड डील का स्वागत किया है। एसोसिएशन के मुताबिक डील के बाद कैटल फीड सस्ता होगा और दूध की लागत कम करने में मदद मिलेगी। वहीं डेयरी प्रोडक्ट्स का आयात नहीं होने से भी एसोसिएशन खुश है। अभी अमेरिका के साथ डील हुई है, उसमें डेयरी को बाहर रखा गया है डील से, कितना बड़ा रिलीफ है आप लोगों के लिए? बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए हम खुद ही सरप्लस है, तो डेयरी प्रोडक्ट अगर बाहर से आएंगे तो हमारे किसान को करेगा। और आपने देखा पूरी कहानी बन गई। हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस मामले में तो जबरदस्त स्टेप लिया और हमारे डेयरी फार्मर को उन्होंने कम्प्लीटली प्रोटेक्ट कैटेगरी में रखा और हर तरह से हम सुरक्षित हैं। इतनी लंबी लड़ाई चली, इतने टैरिफ झेले, और अगर उसमें केंद्र में देखें तो गवर्नमेंट ऑफ यूएसए का था कि भाई हम डेयरी इंडस्ट्री में हमें छूट मिले, जो उन्होंने नहीं दिया। और मैं धन्यवाद दूंगा इंडियन डेयरी एसोसिएशन की तरफ से अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। उन्होंने इतना ख्याल रखा कि डेयरी को प्रोटेक्ट कैटेगरी में रखा और जो भी फैसला हुआ वो हमारे हित में हुआ। कारों को लेकर भारतीय ग्राहकों में उत्साह बना हुआ है, ये कहना है हुंडई इंडिया के सीईओ तरुण गर्ग का। भारत यूएस ट्रेड डील के बारे में उन्होंने कहा कि ये डील भारत के हित में है और इसका फायदा कार इंडस्ट्री को भी मिलेगा। तरुण गर्ग से बात की हमारे सहयोगी रोहन सिंह ने। भारत यूएस के बीच जो व्यापार समझौता हुआ है ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री के लिए तो अच्छा है ही। अगर आपके अपने एक्सपोर्ट प्लान्स की बात करें, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ऑटो इंडस्ट्री को और किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, ये मेरा कहना है कि जब भी कोई ऐसी ट्रीटी होती है तो वो भारत के लिए अच्छी है। जब भारत के लिए अच्छी है, भारत की इकोनॉमी के लिए अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली ऑटो इंडस्ट्री के लिए अच्छी है। अब हमारे एक्सपोर्ट्स, यूएस हमारा बहुत बड़ा पार्टनर है। अब देखिए, आप अगर जेम एक्सपोर्ट में एडवांटेज होता है तो सूरत की इंडस्ट्रीज में एडवांटेज होगा, वहाँ पर जॉब्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ के लोग गाड़ियाँ भी खरीदेंगे। तो चाहे वो ईयू ट्रीटी है या वो यूएस ट्रीटी है, क्योंकि वो देश के लिए अच्छी है तो ऑटो इंडस्ट्री के लिए भी अच्छी है। जहाँ तक एक्सपोर्ट की बात है, आई थिंक हुंडई जहाँ तक है अभी तक इमर्जिंग मार्केट्स में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो अभी यूएस से डायरेक्टली ऐसा कोई हमारा नहीं है फ़र्क। बट जैसे मैंने कहा, कार इंडस्ट्री को डायरेक्ट से ज़्यादा इनडायरेक्ट से बहुत एडवांटेज आता है। तो संसद में भी हंगामा मचा हुआ है। आवाज़ अड्डा में आज हम संसद में हंगामे पर ही कर रहे हैं बहस। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, इसलिए जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।